यूपीएससी की प्रिपरेशन अगर आप करते हो तो आपको जो है किसी भी रिजल्ट के लिए जो है ऑलवेज रेडी रहना होता है और हमेशा अपनी ना मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना होता है। मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप जो है मेंटली फिट नहीं होंगे तो फिर जो है आप क्या ही कर सकते हो लाइफ में। ठीक है, लाइफ में इंजॉयमेंट के लिए आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, समझ रहे हो। उसके बाद बेटा फिजिकल हेल्थ पे भी ध्यान देना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप फिजिकली फिट नहीं होंगे तो फिर क्या फ़ायदा है आपकी सक्सेस का, कोई भी फ़ायदा है ही नहीं, है ना। तो मेंटल हेल्थ पे और फिजिकल हेल्थ पे जो है हमेशा ध्यान देना चाहिए। फिजिकल हेल्थ पे ध्यान कैसे देते हैं, लाइक आपने सुना होगा कि आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपको योगा करना चाहिए, आपको मेडिटेशन करना चाहिए, और फिजिकल हेल्थ के लिए जो है आप कुछ कर सकते हो तो वो कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है ये मेंटल हेल्थ जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मतलब आपके पास ना मतलब अच्छे लोगों का साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इन माई केस अगर मेरे को ज़रा सा भी मेंटली मैं डिस्टर्ब होती हूँ तो नॉट ओनली इंडियंस, मेरे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं या फिर मेरे सीनियर्स होते हैं उनके साथ मैं कांटेक्ट करती हूँ, जो मेरे को मतलब गाइड कर सकें, समझा सकें। मतलब डीसी ऑफिस, एडीसी ऑफिस, पुलिस पर्सोनल, रेलवे पर्सोनल, मतलब जितने भी मतलब पर्सोनल होते हैं, जो भी मतलब मेरे को ठीक कर सकते हैं, मैं सबके साथ जो है कांटेक्ट करती हूँ। मेरी मेंटली जो हेल्थ है वो बिल्कुल फिट एंड फाइन होनी चाहिए। प्रोफेसर, टीचर, मतलब जिस किसी से भी मैं एडवाइस ले सकती हूँ उन सब से लेती हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं इस फील्ड में जो है 5 ईयर्स से हूँ आफ्टर 12th, और यूपीएससी चेयरमैन और जितनी भी यूपीएससी फैकल्टी है सबके साथ जो है मेरी नेटवर्किंग है। ओके, तो अपनी मेंटल हेल्थ पे और फिजिकल हेल्थ पे जो है ध्यान देना हमेशा ही ज़रूरी होता है। एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, सिलेबस इज़ डिफरेंट फॉर ऑल द एग्ज़ाम्स। सारे के सारे एग्ज़ाम्स के लिए ना मतलब सिलेबस जो है वो अलग अलग होता है। लेट सपोज अगर कोई आपको ये सजेस्ट करता है कि आफ्टर 10th एसएससी एमटीएस और आपको जो है एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देना चाहिए, तो उसका सिलेबस बेटा अलग है। उसमें रीजनिंग, मैथ्स और जो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं जीएस के और जीके के, जो भी मतलब इंग्लिश या फिर हिंदी जो लैंग्वेज होता है उसमें जो क्वेश्चन है, जो स्ट्रेटजी है वो बिल्कुल अलग है। मतलब कि अगर आपने एक लूसेंट वाली बुक या फिर कोई भी प्रीवियस ईयर बुक जो है अगर अच्छे से रट ली तो एक पैटर्न होता है और आप जो है उस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ योर की मेमोरी, आपने जो है कितना रिटेन करके रखा है, जस्ट आपने उस चीज़ को फॉलो किया है। ठीक है, तो आपका जो है मतलब वन डे एग्जाम क्लियर हो जाता है। ओके, एसएससी वाला या फिर जो भी मतलब अदर एग्जाम्स होते हैं। बाकी यूपीएससी के लिए बेटा आपका जो प्लान बी है ना वो ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आपके माइंड में जो है ना वो फिक्स होना चाहिए कि नहीं, आपका जो है बिल्कुल डू एंड डाई वाला सिचुएशन होना चाहिए यूपीएससी। बट नो, आई विल नॉट से दिस, क्योंकि सिचुएशन जो है बिल्कुल अलग होती है। आफ्टर 12th जो है मेरे फादर बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे एंड उसके साथ फिर मेरे को क्या करना पड़ा था, अपने बीए के साथ जो है मेरे को वर्क करना पड़ा था। एंड देन उसके बाद जब मैंने आफ्टर ग्रेजुएशन एग्ज़ाम दिया यूपीएससी का तो मेरे से वो क्रैक नहीं हुआ। तो फिर उस टाइम पे मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए। जैसे ही मेरे को पता चला कि मेरा एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ है, तो मेरे को पता था कि मेरे को टीचिंग बहुत पसंद है, तो मैंने बैचलर ऑफ एजुकेशन किया। फिर मेरे को लगा कि साइड बाय साइड जो है मास्टर्स भी हो सकता है, जिससे कि मेरा यूपीएससी का ऑप्शनल जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो फिर मैंने मास्टर्स भी किया। ठीक है, तो मैं मतलब अब एलिजिबल हूँ फॉर द टीचर एंड फॉर द प्रोफेसर बोथ। ठीक है, तो प्लान बी जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि हमने जो है प्रिपरेशन किसकी की है, यूपीएससी की। तो अब ऐसा तो है नहीं कि हम ग्रुप डी की जॉब करेंगे, ग्रुप सी की करेंगे, ग्रुप बी की करेंगे तो ग्रुप ए की ही करेंगे, अदरवाइज करेंगे ही नहीं। तो मतलब हम जो है किसी की गुलामी नहीं कर सकते, हमसे जो है मतलब नहीं होता भाई गुलामी। तो प्लान बी ज़रूरी है। आप जो है टीचिंग मतलब अगर आपकी जो मेहनत है ना वो मतलब व्यर्थ जाएगी ही नहीं। तो मैंने जो है अपनी टीचिंग लाइन चूज़ की और मैंने जो है अपना प्लान बी बना रखा था। और देखो फिर उसके बाद ये हो गया डन, क्योंकि इसमें हम जो है अपनी ज़्यादा साल जो है ख़राब नहीं कर सकते। डेडिकेशन के साथ जो है हमने 1-2 बार इसमें प्रयास किया होता है तो ठीक है, अदरवाइज़ हमारी लाइफ है फिर। ओके, जो फिर हमें पसंद होता है हम वो करते हैं इसमें। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट है बेटा, इसमें आपका जो यूपीएससी है, यूपीएससी में हमेशा ही 3 चीज़ों पे फोकस करना होता है। एक तो कंटेंट, कि आपके दिमाग में है क्या, आपने पढ़ा क्या है, कहाँ से है वो कंटेंट। जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपने उसके बारे में जो चीज़ पढ़ रखी है वो कंटेंट काम आएगा। फिर बेटा स्ट्रक्चर, कि आप जो उसको कैसे स्ट्रक्चर करते हो उसको, क्वेश्चन के आंसर को। प्रेजेंटेशन में आपकी हेडिंग, सब हेडिंग, डायग्राम, सारी चीज़ें जो है वो इन्वॉल्व होती हैं, यू नो।
कि बेटा इसमें ऐसा नहीं है कि आपने बस अपने वर्ड्स लिख दिए एंड आपका एग्जामिनर जो है वो आपसे खुश हो जाएगा। नहीं, वो जो है आपका कंटेंट, आपने उसमें लिखा क्या है उस चीज़ को भी बहुत ध्यान से चेक करता है। दिस इज़ नॉट योर यूनिवर्सिटी एग्जाम बेटा। इसमें जो है आपका स्ट्रक्चर कि क्या स्टाइल है, आपका वे ऑफ राइटिंग क्या है, प्रेजेंटेशन में हेडिंग, सब हेडिंग, डायग्राम आपका जो है वो कितना नीट एंड क्लीन है, सब कुछ मैटर करता है इसमें, ठीक है। और तो ये फर्स्टली मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होती है वो आपकी हेल्थ होती है, उस पर हमेशा ही ध्यान रखना है। और कोई आपको ऐसे ही कहता है कि यूपीएससी का एग्ज़ाम जो है वो बाद में दे लेना, पहले छोटी मोटी जॉब पकड़ लो, सो मतलब उनकी मत सुनो। आपको जो है फ़र्स्ट ऑफ ऑल अपनी यूपीएससी की ही प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि यूपीएससी का जब आप प्रिपरेशन कर लेते हो तो छोटी मोटी जॉब आपसे वैसे ही नहीं होने वाली, आपसे किसी की गुलामी होने वाली ही नहीं है। आप खुद ही जो है मतलब अपने लिए स्टैंड करोगे। दिस इज़ द फंडा ऑफ दिस यूपीएससी एग्ज़ाम प्रिपरेशन। और बेटा एक चीज़ और, जब आप प्रिपरेशन करते हो ना तो अपने वीक पॉइंट्स जो है वो फाइंड करो, ये कोई और नहीं करेगा, अपने वीक पॉइंट्स को खुद पकड़ो। फिर रिवीजन के टाइम पे जो उन वीक पॉइंट्स पे ध्यान दो। अब आपको क्या आता है क्या नहीं आता है ये आपका टीचर नहीं बता सकता, ये आपको बताएगी आपका वीक पॉइंट्स कौन सा है, मतलब आपको कौन सा सब्जेक्ट जो है मुश्किल लगता है, तो उसके ऊपर जो है ज़्यादा टाइम लगाओ। जो फेवरेट है उस पर नहीं लगाओ, रिविजन करो, उसके नोट्स ज़रूर बनाने चाहिए, क्योंकि जब एग्ज़ाम होता है तो उस टाइम पर हम अपने नोट्स जो है वो ज़रूर रिवाइज करते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई योर पैटर्न, हर एक का जैसे राइटिंग अलग होती है, भगवान ने जो सबकी सूरत अलग दी होती है, उसी तरीके से आपका पैटर्न भी अलग दिया होता है, तो अपने पैटर्न को भी फॉलो करो, उसको भी पकड़ो बेटा, ओके। उसके बाद कुछ बच्चे ये पूछते हैं कि यूपीएससी के हम प्रीवियस और क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्वेश्चंस जो है वो रिपीट हो जाएंगे। सो बेटा इस गलत फहमी में मत रहना, यूपीएससी में जो है क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, बस उनके मैथडोलॉजीज को पकड़ो कि किस मैथड से, किस पैटर्न से, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस मैथडोलॉजी पे फोकस करो। और टाइप्स की, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और अप टू डेट रहो, करंट हेडिंग्स जो चल रहे होते हैं ना, जैसे 1-2 महीने पहले एग्जाम से, उन करंट हेडिंग्स पे, उन न्यूज़ में जो आ रही होती है ना, हिंदू वाले न्यूज़पेपर में, या फिर हिंदी में जो आप राष्ट्रीय संस्करण जो हमारा होता है, जैसे दैनिक भास्कर हिंदी वाला जो न्यूज़पेपर पढ़ते हो, उन चीज़ों पे ध्यान दो, करंट हेडिंग्स पे, क्योंकि यूपीएससी में जो है क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे, इसमें बस मेथड्स रिपीट होंगे, और जो क्वेश्चंस के टाइप है कि किस फॉर्मेट में जो पैटर्न है ना यूपीएससी का, बस वो जो है वो रिपीट होने वाला है। उसके बाद फिर बच्चे जो है बहुत घबरा जाते हैं कि जो GS 1 होता है उसमें जो जियोग्राफी होता है उसमें मैप रिलेवेंट क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें भी बेटा रिसेंट हैपनिंग्स जो भी मतलब हो रहा होता है, जिस भी कंट्रीज़ में जहाँ जहाँ हो रखा होता है, उसके आसपास के सीज, ओशंस, मतलब उनका क्या इफ़ेक्ट रहा, जैसे कहीं पे अगर बाई चांस अर्थक्वेक आता है तो उसका क्या इफ़ेक्ट रहा, उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस दो। इंटरनेशनल रिलेशंस जो है, क्योंकि हमारी जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ जो है वो कनेक्टेड है, तो अगर कहीं पे कुछ भी होता है तो उसका इफेक्ट जो है वो सब जगह होता है, ठीक है। फिर कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि चलो हम एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, तो मैं बता देती हूँ कि बेटा जिस टाइम पे मेरी 12th हुई थी उस टाइम पे मैंने अपने पास जो है वो सारी की सारी एनसीईआरटी बुक्स जो है वो जुटा ली थी, और वो एनसीईआरटी बुक जो है वो मेरे पास अभी भी है, लेकिन मैंने अभी तक भी जो है 6 to 12 वो जो एनसीईआरटी बोलते हैं वो एक बार भी जो है मेरे से कंप्लीट जो है वो नहीं पढ़ी गई है। तो फिर आप तो हो ही बच्चे अभी, मतलब कहाँ से ही पढ़ लोगे। तो एनसीईआरटी में जो है लिमिटेड पढ़ना होता है। ज्योग्राफी में 6 to 8 पे जो अच्छी कमांड बनाओ। पॉलिटी जहाँ मतलब आपका जो है आप देखो कि आपका मतलब आपको 9th 10th पढ़ना है या फिर 11th 12th का पढ़ना है या 6 to 8th का भी पढ़ना है, वो आपको पता होगा कि आपको जो है कितना पढ़ने की रिक्वायरमेंट है। आर्ट एंड कल्चर जो 11th एंड 12th की बुक है वो फाइन आर्ट्स वाली बुक पढ़नी होती है। स्टैंडर्ड बुक्स में लाइक लक्ष्मीकांत हो गई, बिपिन चंद्रा हो गई, ठीक है, बिपिन चंद्रा या फिर स्पेक्ट्रम, उसमें से एक पढ़ना होता है। प्रीलिम्स और मेंस के दोनों के ही टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि टेस्ट सीरीज से आपको पता चलता है कि प्रीलिम्स में मेरे जैसे 200 में से कई बार 13.5 मार्क्स आए उसमें जीएस में, और 200 में से सी सेट में जैसे कि आई 20 मार्क्स। तो इस तरीके से जो है आपको ओरिजिनल प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ देनी चाहिए और मेंस के भी टेस्ट सीरीज़ देनी चाहिए, ताकि आपको पता चले कि आपके हर एक एग्ज़ाम में लाइक 250 में से जो है कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि आपका मेंस का एग्ज़ाम जो होता है वो 4000 वर्ड्स का होता है एंड 250 मार्क्स का एक पेपर होता है। ऑप्शनल जो सब्जेक्ट होता है उसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि ऑप्शनल जो है वो 500 मार्क्स का होगा। ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं यूपीएससी में, पेपर 1 एंड पेपर 2, 250 मार्क्स का एक, 250 मार्क्स का एक, तो इसकी रिवीजन जो है वो सबसे ज़्यादा जरूरी होनी चाहिए। अगर किसी का यूपीएससी क्लियर नहीं होता है तो जो भी उसका ऑप्शनल है उस सब्जेक्ट में उसको मास्टर्स कर लेनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, एक जनरल साइंस बोलते हैं। जनरल साइंस में आपको पता है कि लूसेंट की जो बुक होती है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वो मतलब क्या होता है,
स्टैटिक चीज़ें होती हैं। अप टू 10th क्लास की भी, चाहे किसी ने साइंस की बुक पढ़ रखी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए, तो वो जनरल साइंस उसका आ जाता है। लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी को क्रैक करने के लिए बेटा आपको करंट ओरिएंटेड मैगजीन्स पे ध्यान देना पड़ेगा कि करंट इन्वेंशंस क्या हो रही है, जैसे कि इसरो में चल क्या रहा है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो आपका GS 3 है उसके लिए है। उसके बाद जो आपका बाई चांस प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो फिर आपको जो मेंस के लिए डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म डैफ जो भरना होता है उस पर पूरी ब्रेनस्टॉर्मिंग करना। अदरवाइज इंटरव्यू में जो है आपने जो चीज़ें डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में भरी है वो मैटर करता है। उसके बाद बेटा फोकस ऑन योर हॉबी, क्योंकि इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं, और आपकी हॉबीज़ से जो है जो भी आप पर्सनैलिटी हो वो सब पता चल जाता है। तो इसलिए अपनी हॉबीज़ पे फोकस करो। और हॉबी जो है एक नहीं होती, हॉबी जो होती है जो आपको इम्प्रूव करती है, आपको जो है मतलब इंजॉयमेंट देती है, आपको जो अच्छा लगता है और आपके लिए बेनिफिशियल भी होती है। हॉबीज़ कई हो सकती है, लाइक मेरी हॉबी है टीचिंग, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है डेली राइट वन आंसर, एटलीस्ट आपको एक आंसर तो डेली लिखना चाहिए, ठीक है। और इसके लिए जो है आप लिख के जो है मेरे से चेक करा सकते हो आंसर राइटिंग, लेकिन मैं उसकी फ़ीस लूँगी क्योंकि फ्री में मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सबकी जो है वो आंसर राइटिंग की चेक करती रहूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो करंट अफेयर्स पे कोई ये सोचता है कि अगर हम एक दिन करंट अफेयर्स सबकी रटने बैठेंगे तो हो जाएगा, क्या नहीं होगा। इसके लिए आपको हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। 6 मंथ्स तक लगातार जो है न्यूज़पेपर पढ़ो। जैसे कि प्रीलिम्स का पेपर जनरली मई के लास्ट वीक में होता है या फिर जून के फर्स्ट वीक में होता है, तो जनवरी टू मई एटलीस्ट इतने टाइम तक की जो है आपको करंट अफेयर्स जरूर पढ़नी चाहिए। 15 मंथ्स फॉर मेंस, अब जैसे कि मेंस का पेपर आते हैं तो वो सितंबर हो जाता है, तो फिर 15 मंथ्स, क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो कम से कम 1.5 साल पीछे में जो करंट इवेंट्स हुए हैं उन सब से भी बनेंगे ना, क्योंकि सब्जेक्टिव आंसर्स लिखने होते हैं। तो 3 टाइम्स जो है अपने बनाए हुए खुद के नोट्स जो आपने करंट अफेयर्स के बनाए हैं उनकी रिविजन करो। रिविजन फॉर द इंटरव्यू के टाइम पे भी जो है इसको बहुत अच्छे से जो है पूरे 1.5-2 साल की जो है करंट अफेयर्स को ध्यान से एनालाइज करो, क्योंकि आप देश में जो है एक ऐसे जिसको मतलब अप टू डेट पर्सन की तरह जो है, ऑफिसर की तरह जो है वो आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आपको चीज़ें पता हों। उसके बाद जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री बहुत वास्ट होता है, आपको पता ही है। तो इसमें किस चीज़ पे फोकस किया जाना चाहिए बेटा, GS 1 के लिए जो आपका मेंस का पेपर होता है, मॉडर्न हिस्ट्री जो है 1857 टू 1947, इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। और एंशिएंट इंडिया पे भी अच्छी पकड़ बनानी चाहिए, क्योंकि यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि इस बार ही GS 1 में पूछ लिया गया था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो आर्किटेक्चर स्टाइल वगैरह है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ जो है वो मतलब एक्सक्वेशंस से जो है पता चलता रहता है, तो वो चीज़ें निकलती रहती हैं। तो ये एंशिएंट इंडिया पर, मॉडर्न इंडिया पे ध्यान देना चाहिए। और मिडाइवल इंडिया पे अगर नहीं भी ध्यान दोगे तो चलेगा। आर्ट एंड कल्चर में बेटा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि जैसे कि डांस हो गए और मतलब फोक सॉन्ग्स हो गए और पेंटिंग्स हो गए। तो किन किन चीज़ों पे ध्यान दोगे, एक दो चीज़ें पकड़ लो कि अगर पेंटिंग्स से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको सारी चीज़ें पता हो, और एक दो चीज़ जो पकड़ रखी है उसी का मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। इकोनॉमिक्स में बेटा बजट, करंट, टर्मिनोलॉजीज, इसमें बजट पे बहुत ध्यान देना चाहिए। जो करंट, जैसे कि इस ईयर 2025 का बजट क्या है, वो प्लान सब पता होना चाहिए। टर्मिनोलॉजीज इकोनॉमिक्स की बहुत सारी होती हैं, वो उनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस लगता है जब हमें टर्मिनोलॉजीज नहीं पता होती है। तो करंट हैपनिंग्स इन कंट्रीज़, दूसरी कंट्रीज़ में जैसे कि USA है, उसने दूसरे देशों पे जो है जो भी चीज़ें लगाई हैं टैक्स वगैरह, वो सब चीज़ें पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक्स से अप टू डेट रहोगे। एथिक्स की क्या अप्रोच है, एथिक्स जो आपका GS 4 का पेपर होता है, इसमें बेटा केस स्टडी के ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। तो केस स्टडी जो है वाले क्वेश्चन आपको 1500 वर्ड्स में लिखने होते हैं। और डेफिनेशन वाले जो टर्मिनोलॉजीज एंड एप्लीकेशंस, टर्म्स जो पता होंगी आपको, तो एप्लीकेशंस जो है वो भी मतलब पता होती हैं, तो वो 2000 वर्ड्स में आपको लिखने होते हैं, ठीक है। तो इस पर भी ध्यान देना चाहिए, केस स्टडी पे और जो टर्म्स पढ़ रहे हो उसके एप्लीकेशन पे। सी सेट की अप्रोच क्या होनी चाहिए, देखो कुछ बच्चे रीजनिंग में और मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं, तो उनको रीजनिंग पहले करनी चाहिए क्योंकि इसके इजी क्वेश्चन होते हैं, फिर मैथ्स करना चाहिए और फिर पैसेजेस। बस क्वेश्चंस इतने ही अटेम्प्ट करने चाहिए जिससे 200 में से 67 आ जाए, ना कि इसमें सारे बच्चे मिस्टेक ये करते हैं कि सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर देते हैं। इसमें 80 के 80 क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट करने होते हैं, आपको लगभग जो है मतलब 35 क्वेश्चंस करने होते हैं। 35 क्वेश्चंस जो है वो ठीक जो आपके हों बस वही करो, ठीक है। इसमें जो है कईयों का कॉम्प्रीहेंशन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो पैसेज पहले सोल्व करते हैं और वो ठीक भी करते हैं क्योंकि उन्होंने प्रिपरेशन कर रखी होती है यूजेस नेट जेआरएफ की। उसके बाद जो नेक्स्ट वो है, देखो लास्ट में जो है ये एक टिप आप समझ लो इसको कि बेस्ट अप्रोच जो है वो IAS एग्जाम की क्या है, मिनिमम रिसोर्सेज, कम रिसोर्सेज हो लेकिन मैक्सिमम रिवीजन हो, रिवीजन आपकी बहुत बार हो रखी हो।